आइए सुनते हैं एक कहानी, मोस्ट वांटेड लव। सुनो, शाम को बीन्स और गोभी काट कर रखना। रात के खाने में तुम्हारी मनपसंद वेज बिरयानी बनाऊंगी। कहते हुए आसी ने जल्दी से अपना जूस ख़त्म किया। ओके बेबी, ये रही तुम्हारी कार की चाबी और ये रहा टिफ़िन। पहले पकड़ लो वरना फिर से भूल जाओगी। कहते हुए चिराग ने पत्नी को टिफ़िन पकड़ाया। अगर चाहूँ भी तो तुम मुझे भूलने कहाँ दोगी? आसी खिलखिला उठी। तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे रखे हैं, अच्छे से खा लेना। ओ एम जी, आलू के पराठे! फिर तो हो चुका मेरा खाना। ऑफिस में सभी को तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। पिछली बार 3 पराठों में मुझे सिर्फ आधा ही खाने को मिला था। आसी ने शिकायत सी दर्ज कराई। आज 4 रखे हैं, कम नहीं पड़ेंगे। टेक केयर बेबी। आसी का माथा चूमते हुए चिराग ने कहा, यू टू जान, लव यू सो मच। पर्स उठाते हुए आसी उसके कान के करीब धीरे से फुसफुसाई और मुस्कुराती हुई कार पार्किंग की तरफ चल दी। देख रहे हो जी, सबके घरों में बेटा ऑफिस जाता है और बहू घर के काम संभालती है, पर मेरे यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। मैडम जी सज सवर कर एक हाथ में पर्स और दूसरे हाथ में कार की चाबी घुमाती हुई काम पर निकल गई हैं, और मेरा सीधा साधा बेटा उनकी गुलामी कर रहा है। घर से ही ऑफिस का काम करता है और दिन भर घर भी संभालता है। हाय री किस्मत! बेटे को बहू के लिए टिफ़िन बनाते देख सामने के बेडरूम में पति राजीव के साथ बैठी चिराग की मम्मी सविता का भुनभुनाना चालू था। छोड़ो भी भगवान, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। कितनी बार समझाया बहू को इतनी छूट मत दे, आखिर है तो औरत जात। एक बार बाहर की हवा लगेगी तो सिर पर बैठकर नाचेगी, लेकिन साहबजादे को कौन समझाए। छोड़ो, जाने दो, हमें क्या करना है। जब तक इच्छा है रहो, नहीं तो गांव चले चलेंगे। जब तक यहाँ आए अपना मुंह बंद रखें। राजीव ने सलीके से पत्नी को अपना ज्ञान परोसा। मम्मी पापा की बातचीत सुन डाइनिंग टेबल साफ कर रहे चिराग के हाथ 2 पल को रुके, लेकिन अगले ही पल गुनगुनाते हुए उसने अपना काम जारी रखा। यूं भी अब उसे मम्मी पापा के जहर बुझे तीरों से कोई फर्क न पड़ता था, क्योंकि अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उसने और आसी ने यह फैसला अपनी मर्जी से काफ़ी सोच समझ कर लिया था। 28 वर्षीय आसी एक होनहार युवती थी, जिसने हाल ही में अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर छोटी सी उम्र में इंदौर से सटे इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में डिप्टी जीएम की पोस्ट संभाली थी। उसकी बढ़ती जिम्मेदारी और काम के अतिरिक्त दबाव के चलते यह उन दोनों का साझा डिसीजन था कि फिलहाल चिराग घर की जिम्मेदारियां संभाल लेगा। बाद में उनके बच्चा प्लान करने पर आसी घर से काम करेगी, ताकि बच्चे को माँ की प्यार भरी देखभाल और सही परवरिश मिल सके। समझदार आसी कभी भी दूध पीते बच्चे को किसी नैनी के भरोसे नहीं पालना चाहती थी। खुद चिराग भी बहुत अंडरस्टैंडिंग था, लिहाजा पत्नी के सफल कैरियर और अपनों के बेहतर भविष्य के लिए उसने खुशी खुशी वर्क फ्रॉम होम का चुनाव किया था। हालांकि यंग कपल अपने इस निर्णय पर काफ़ी खुश था, पर गाहे बगाहे उन्हें अपने बड़ों के कोप भाजन का शिकार बनना ही पड़ता था। दरअसल चिराग के पेरेंट्स पुरानी सामाजिक मान्यताओं के पक्षधर थे, जिन्हें बेटे बहू की आधुनिक सोच और निर्णय हजम नहीं होते थे। पहले पहले उनके तंज कसते जाने पर चिराग व्यथित हो अपना आपा खो बैठता था, मगर आसी उसे जल्द ही संभाल लेती थी। वह जानती थी कि आधुनिक दौर के बदलाव की यह बयार धीरे धीरे ही सही उनके बड़ों को अपनी गिरफ्त में जरूर ले लेगी। इसलिए वह चिराग को समझाया करती थी, पर मम्मी पापा के चरित्र का दोहरा मानदंड चिराग की समझ के बाहर था। वह जानता था कि कैसे यही मम्मी दीदी की शादी के बाद नाते रिश्तेदारों और आस पड़ोस में जीजा जी की तारीफ करते ना थकती थी, क्योंकि वह घर के तमाम कामों में बराबरी से दीदी का हाथ बटाते थे। लेकिन आज बेटे के वही काम करने पर बहू गुनहगार बन गई थी। वह समझ ना पाता था कि यह कौन सी सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें दामाद के घर का काम करने पर उसकी तारीफ में कसीदे पड़े जाते थे, और अगर बेटा वही काम करे तो वह जोरू का गुलाम कहलाता था। बहरहाल डाइनिंग टेबल साफ कर उसने मम्मी पापा को आवाज़ दी और उन्हें भी आलू के गर्मा गर्म पराठे दही के साथ परोसे। फिर अपने लिए प्लेट लगाकर वह सीधा अपने टेबल पर जा पहुंचा और लैपटॉप खोलकर ऑफिस का ज़रूरी काम निपटाने लगा। शाम को बीन्स और गोभी फ्रिज से निकाल ही रहा था कि मम्मी ने आवाज़ दी, भाई अगर बहू को ऐतराज़ ना हो तो मैं सब्जियां काट कर रख देती हूँ। कैसी बातें करती हैं माँ आप, बिरयानी के लिए भला आपसे बेहतर सब्जी कोई काट पाएगा? कहते हुए चिराग मन ही मन मुस्काया और सब्जी की बास्केट मम्मी के आगे रख दी। वह जानता था कि मम्मी को मालूम है कि उसे ठीक से सब्जी काटनी नहीं आती, और अक्सर वह सब्जी काटते हुए चाकू से खुद को चोट पहुंचा लेता है।
देर शाम आशी ने दर्द से कराते हुए घर में पहला कदम रखा। क्या हुआ बीबी? चिराग अपना सारा काम छोड़कर दौड़ा। कुछ नहीं, रास्ते में कार में ना जाने क्या प्रॉब्लम हुई, रुक रुक कर झटके खा रही थी। आते वक्त उसे सलीम के गराज पर छोड़ आई, कल शाम तक मिलेगी। वहाँ से ऑटो पकड़ने निकली ही थी कि जाने कहाँ से लोहे की एक कील पैर में चुभ गई। काफ़ी खून भी निकला है और अब बहुत दर्द कर रहा है। आधी दर्द से फिर करा उठी। यह तो काफ़ी गहरा कट है, जाओ डॉक्टर गोयल को दिखा दो, और हाँ, एटीएस का इंजेक्शन भी लगवा लेना, राजीव ने घाव देखते ही कहा। मैडम जी तो चोट लगाकर बैठ गईं। अब बिरयानी का क्या होगा? बच्चों के जाने के बाद सविता की आंखों में झुंझलाहट थी। कैसी बातें करती हो भगवान, उसने जानबूझकर थोड़े ही कील में पाँव दे मारा। वह तो वैसे ही दर्द से परेशान है। चलो आज हम मिलकर बिरयानी बनाते हैं, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट खाना खाए हुए। हाँ भाई, अब बुढ़ापे में फिर से चूल्हा चौका संभालो, वरना दिन भर के थके हारे बेटे को काम में लगना पड़ेगा। बड़बड़ाते हुए सविता काम में लग गई। उसे अभी भी बहू से ज़्यादा बेटे की चिंता थी। जब तक आसी और चिराग लौटे, बिरयानी की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। मम्मी पापा को बिरयानी सर्व करके चिराग अपने और आसी के लिए भी एक प्लेट में बिरयानी परोसने लगा। वो उसके पैर में अभी भी काफ़ी दर्द है, ठीक से चला नहीं जा रहा और थकी हुई भी है, तो उसे वहीं खिला दूंगा। मम्मी की आंखों में कौनते सवाल को देख चिराग ने सफाई दी। एक ही प्लेट में दोनों खाओगे? क्या घर में बर्तनों की कमी है? कविता ने चिढ़कर पूछा। अरे माँ, कल भाई नहीं आएगी तो बर्तन तो मुझे ही धोने होंगे, और फिर आप ही तो कहती थी कि एक ही थाली में खाने से प्यार बढ़ता है। कहकर मुस्कुराता हुआ चिराग अपने कमरे की ओर बढ़ चला। बेटे का दो टूक जवाब पाकर सविता हतप्रभ रह गई। बेचारगी से पति की ओर देखा तो मौके की नजाकत समझ राजीव ने भरसक कोशिशें कर अपनी हंसी रोकी, वरना बेटे का गुस्सा बाप पर उतरने के पूरे आसार नजर आ रहे थे। वैसे भी पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव के चलते अधिकतर मौक़ों पर राजीव चुप्पी साध जाया करते थे। कभी अपनी बात रखते भी तो इस तरीके से कि पत्नी को बुरा ना लगे। 2-3 दिन में चिराग की बेहतर देखरेख से आसी का घाव जल्द भर चला। परिस्थितियों को देखते हुए बेमन से ही सही, राजीव और सविता ने भी घर के कामों में हाथ बटाया। फिर भी बेटे को बहू की देखभाल करते देख अक्सर सविता चिढ़ जाती थी। उसी बीच आसी के हाल जानने के लिए उसकी माँ का फ़ोन आया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी देर तक अपनी समझीन सविता से भी बात की। उस दिन सुबह आसी ऑफिस के लिए तैयार हो ही रही थी कि अचानक मोबाइल खनखना उठा। यह मैं क्या सुन रही हूँ? चिराग घर पर रहता है और तुम ऑफिस जाती हो? हाँ माँ, इसमें हर्जी क्या है? कई बार ज़्यादा काम की वजह से मैं ऑफिस से लेट आती हूँ। ऐसे में कोई तो घर संभालने वाला होना चाहिए। तुम दोनों ने किसी से बिना पूछे इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। आगे नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे कि दामाद घर में बैठा बेटी की कमाई खा रहा है? या तूने ठीक नहीं किया आसी? आखिर हमें समाज के बीच में ही रहना है। मम्मा, लोगों का तो काम ही है कुछ ना कुछ कहते रहना, और फिर आपको कब से समाज की फिक्र होने लगी? याद है जब भैया शादी किए बिना गैर जाति की लड़की को भगाकर घर ले आया था, तो कैसे बिना समाज की परवाह किए आपने उनकी चट मंगनी पट शादी करा दी थी। कहते हुए आसी कुछ पल को रुकी। पिछला कुछ वक्त हमने कितनी तंगहाली में गुजारा है। जब मेरे पास ढंग की जॉब तक ना थी, तब कहाँ थे आपके ये सो कॉल्ड नाते रिश्तेदार? कोई भी हमारी मदद को आगे क्यों नहीं आया? और आज जब मेरी इतनी अच्छी जॉब लगी है और हम इसे अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप चाहती हो कि मैं घर बैठ जाऊं? नहीं मम्मा, ये हमारी ज़िंदगी है और इसके लिए निर्णय लेने का अधिकार भी सिर्फ हमारा है। थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ, कहकर आसी ने कॉल कट कर दिया। उसका मन कसैला हो चला था। उसने बचपन से माँ को अपने और भाई के बीच छोटी छोटी बातों पर फर्क करते देखा था। आज भी भाई आवारागर्दी करते हुए भी माँ की आंखों का तारा था, और वह अपने सफल कैरियर के बावजूद उनकी आंखों की किरकिरी। उसका उतरा चेहरा देख चिराग ने एक प्रश्नवाचक दृष्टि उस पर डाली। तुम्हारी माँ जो ना करे वह थोड़ा है। आसी की आंखों में नाराजगी के भाव थे। ओहो, तुम उदास मत हो, तुम्हारी माँ हो या मेरी, इन्हें अपना काम करने दो और हम अपना करते रहेंगे। इनकी बात को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे दिल में बस मेरा ही ख्याल रहना चाहिए, समझी जाने मन? आसी की ओर आंख मारते हुए चिराग शरारत से मुस्कुराया। सच्ची तुम नहीं सुधरोगे। अच्छा, मुझे तो देर हो रही है, मैं चली ऑफिस। बाय।
आसी फटाफट कमरे से निकलने को हुई। अरे सुनो, एक काम तो रह ही गया। क्या? आसी ने पलट कर कहा। मुंह मीठा करना, कहकर लपकते हुए चिराग ने उसे अपनी बाहों में जकड़ा और उसके होठों पर एक जोशीला चुंबन जड़ दिया। उफ, छोड़ो भी मुझे। आसी कसम खाई और पति की बाहों की मजबूत पकड़ से छूटने का प्रयास करने लगी। अगले हफ्ते आसी की कंपनी का एनुअल डे था। आसी के बॉस ने इस प्रोग्राम के अरेंजमेंट के लिए 4 मेंबर की एक टीम बनाई थी, जिसे आसी लीड कर रही थी। कुछ दिनों तक ऑफिस में लेट सीटिंग कर आसी ने अपनी टीम के साथ मिलकर पूरा प्रोग्राम एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया, जिसमें सभी एम्प्लॉयज़, उनकी फैमिली और बच्चों के लिए कई रोचक गेम रखे गए और उन्हें जीतने वालों के लिए आकर्षक प्राइज भी। सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर के लंच की शानदार व्यवस्था की गई और सबसे आखिरी में भव्य ऑर्केस्ट्रा के साथ सम्मान दिए जाने की व्यवस्था थी। सुनो, कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में? कल के प्रोग्राम में यही पहनने वाली हूँ। जरी के बॉर्डर की ऑरेंज शिफॉन साड़ी लपेटते हुए आसी ने खुद को आईने में निहारा और चिराग को आवाज़ दी। अच्छी है। लैपटॉप पर काम कर रहे चिराग ने एक नज़र आसी पर डाली और फिर से अपने काम में व्यस्त हो गया। सिर्फ अच्छी है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है मिस्टर? अरे भाई, कल के प्रोग्राम में मेरा भी सम्मान किया जाएगा। मुझे सबसे सुंदर दिखना है, प्लीज़ ठीक से देखकर बताओ ना। आसी ने मनोहार की। तुम्हारे सम्मान, तुम्हारी सुंदरता देखने के अलावा भी कई काम है इस दुनिया में। ये क्या बात हुई? मैंने तो यूं ही कोई बात पूछी और तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा कि मेरे अलावा किसी और काम की कोई वैल्यू नहीं? आखिर तुम्हें मेरी सफलता से परेशानी क्या है? चिराग की उटपटांग बात सुनकर आसी को भी कुछ तैस आ गया। हाँ हाँ, मैं जलता हूँ ना तुम्हारी सफलता से। अरे तुम्हारे लिए मैंने अपना पूरा कैरियर दांव पर लगा दिया और अब अगर तुम्हें यही लगता है तो यही सही, चिराग ने चिढ़कर कहा। मेरे ऊपर चिल्लाने की कोशिश भी ना करना। बेवजह की बदतमीजी से मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली। अरे बर्दाश्त तो मैं कर रहा हूँ। तुम्हें क्या समझती हो? तुम ही एक रह गई हो कमाने वाली। हाँ, कमा रही हूँ। पूरे दिन जी तोड़ मेहनत करती हूँ, यूँ ही मुफ्त में तनख्वाह नहीं आ जाती घर में। गुस्से में आसी की आवाज़ कुछ तेज हो चली। मुझे अपनी सैलरी की घोषणा देना, मैं आज भी घर का पूरा खर्च चला सकता हूँ। तो ठीक है, अगर तुम्हें मेरा काम करना इतना भी बुरा लगता है तो मैं कल ही अपनी कंपनी से रिजाइन कर देती हूँ, कहकर आसी सुबकने लगी। उधर बगल के कमरे में बेटे बहू के बीच की बहस को साफ सुनने के लिए सविता ने अपनी टीवी का वॉल्यूम काफ़ी कम कर दिया। मैं जानती थी यही नौबत आने वाली है। घर पर बैठे मर्द की कोई इज्जत नहीं होती है कमाऊ बीवी की नज़रों में। देखा कैसे मेरे बेटे को जलील कर रही है। अब भी चिराग को समझ जाए तो अच्छा है, कहते हुए सविता ने पति के सामने अपनी भड़ास निकाली। वैसे बेटे और बहू के बीच की बहस सुनकर उसे बड़ा सुकून मिला था। उधर चिराग ने सुबह रही आसी की ओर धीरे से पानी का गिलास बढ़ाया। सॉरी, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। पहले मुझे यह साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। आखिर जो बातें हमारे बीच पहले से ही क्लियर हैं, उन पर बहस छेड़ने का मतलब क्या है? मैं जानती हूँ तुम बेवजह इस तरह की बातें नहीं कर सकते। सच्ची बताओ, क्या तुम किसी टेंशन में हो? आसी ने चिराग की आंखों में झांकते हुए पूछा। आशी, ये देखो, 2 दिन पहले मेल आया है। रिसेशन के चलते कंपनी ने मेरी सैलरी 10% कम कर दी है। जिस वक्त मेरा इंक्रीमेंट लगना था उस वक्त ये। चिराग ने आशी को कंपनी का मेल दिखाया। आशी, हमने आज तक किसी की भी परवाह नहीं की। जो सही समझा वही करने की कोशिश की, पर कभी कभी लगता है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे। मेरा मतलब यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख दूँ, पर मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से उठा नहीं पा रहा। उधर हमारे पेरेंट्स हमारे इस डिसीजन से खुश नहीं हैं। अब लगता है तुम पर मैंने सारी जिम्मेदारी लाद दी है। मेरे मन में 2-3 दिन से यही चल रही है कि कहीं अनजाने में मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग तो नहीं रहा हूँ। चिराग का स्वर गीला हो चला। पहले यह बताओ कि तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? तुम अपने एनुअल डे की तैयारी में बिजी थी, इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। देखो मेरे भोले हस्बैंड, हमें एक दूसरे से सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि एक दूसरे की परवाह भी है। तभी तो मेरी खुशी के लिए 2 दिन से तुमने यह दर्द अपने भीतर समेटे रखा। चिराग, प्यार में जिम्मेदारियों का बंटवारा नहीं होता। जब जिसके हिस्से जो काम आए कर लिया। इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स फील नहीं होना चाहिए। अरे जब तुम घर का काम खुशी खुशी समेट लेते हो तो मुझे भी कमाने की जिम्मेदारी उठाने में संकोच कैसा?
हमारे बीच की यही अंडरस्टैंडिंग तो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो हमें हर पल एक दूसरे से जुड़े होने का एहसास कराती है। और यही भीना सा एहसास हमारी सच्ची खुशी और हमारे सफल जीवन का परिचायक है। कहते हुए आसी ने चिराग का सिर अपनी गोद में रख लिया। चिराग, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, आखिर हमारी सोच की सुई यहीं जाकर क्यों अटक जाती है? अपनी खुशी को दरकिनार कर हम दिखावे की ज़िंदगी क्यों ढोते चले जाते हैं? नहीं चिराग, हमारे इस रिश्ते से प्यार में किसी कॉम्प्लेक्स, किसी गिल्ट या दिखावे की कोई गुंजाइश नहीं है। जानू, एक बात अच्छे से समझ लो, मुझे तुम्हारी सैलरी 10% कम हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते तुम मुझे अपना 100% प्यार देते रहो। समझे मिस्टर नासमझ? प्यार कभी कम ना करना सनम, हम जुल्म गवारा कर लेंगे। गुनगुनाते हुए आसी चिराग के ऊपर झुकी और शरारत से उसकी नाक को अपने होठों में दबा लिया। ओके मैडम, आपका हुक्म सिर आंखों पर। आज से ये बंदा अपना 100% शुद्ध देसी रोमांस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। चिराग को सलामी की पोज में अपना राइट हैंड उठाते देख आसी खिलखिला उठी। चिराग भी अब पूरी तरह से मस्ती के मूड में आ चुका था। हंसती हुई आसी पर प्यार बरसाते हुए उसने उसे कसकर अपने आगोश में ले लिया। सुबह सुबह बेटे बहू को आपस में हंसते बोलते देख सविता का मुंह एक बार फिर से लटक गया। फिर भी बुझे मन से वे और राजीव प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार होने लगे। ऑफिस में रोज अपनी फॉर्मल ड्रेस में नजर आने वाली आशी आज साड़ी में बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस नजर आ रही थी। अपने कर्ल बालों का उसने एक ब्रेडेड बन बनाया था, जिसकी कुछ लटें उसके रूप को और मोहक बनाए दे रही थी। प्रोग्राम में पहुंचकर उसने चिराग, राजीव और सविता को सभी से मिलवाया। निर्धारित रूपरेखा के अनुसार सभी प्रोग्राम अच्छे से निपट चुके थे। अब सम्मान समारोह की बारी थी। स्टेज पर आशी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सिन्हा आ चुके थे। उन्होंने अपने सभी एम्प्लॉयज़ का धन्यवाद अदा करते हुए खुले दिल से उनकी मेहनत की सराहना की। स्टेज पर जब बेस्ट एम्प्लॉय के लिए आशी का नाम पुकारा गया तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी के प्यार का बेहद शुक्रिया। सर, इससे पहले कि मैं आपके हाथों ये अवार्ड लूँ, मैं पर उसके सही हकदार को बुलाना चाहूँगी, जिसने आज तक मेरी तमाम जिम्मेदारी को साझा किया है। मैं उसके साथ अपने इस सम्मान को साझा करना चाहूँगी। चिराग, प्लीज़ आओ। चिराग और आशी के ट्रॉफी हाथ में लेते ही एक बार फिर से तालियां बज उठी। शुक्रिया चिराग कि तुमने सदा मेरा साथ दिया। तुम वही थे कि जिसने सोसाइटी की परवाह किए बिना हमारे घर को संभाला। वह तुम ही थे कि जिसने घर की जिम्मेदारियों से मुक्त करके मुझे इतना वक्त दिया कि मैं बेफिक्री से अपने ऑफिस की जिम्मेदारियों को निभा सकी। बस अपना साथ और प्यार यूं ही लुटाते रहना। चिराग को किस करते हुए आशीष के गले जा लगी। तालियों की गड़गड़ाहट एक बार फिर से तेज उठी थी। मिस्टर सिन्हा ने एक बार फिर से सभी को मुबारकबाद दी। दोस्तों, आज आशी जैसे एम्प्लॉयज़ का कंपनी में होना हमारे लिए गर्व की बात है। अपने 35 वर्षों के अनुभव में मैंने ऐसा खूबसूरत रिश्ता नहीं देखा। आशी और चिराग जैसे युवा हमारे समाज की सोच को एक नई दिशा दे सकते हैं। आशी उन सभी युवाओं के लिए एक मिसाल है जो आज के आधुनिक दौर में खुली आंखों से सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। मैं आशी को उसके आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। तालियों के तेज शोर में इस बार सविता और राजीव के हाथ भी अपने बेटे और बहू की खुशी में शामिल हो लगातार बजते रहे थे। आप सुन रहे थे कहानी मोस्ट वांटेड लव। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। हमें कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये कहानी। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो कृपया साझा करें और किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। और हाँ, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर धन्यवाद।